नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। बरसात के मौसम में गर्भित पशुओं की देखरेख। अधिक उत्पादन के लिए हल्दी के फसल में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, आपके पशु समय से गर्भधारण करें और उनसे अच्छे बछड़े बछड़ियां प्राप्त हो, इसके लिए गर्भित पशुओं की खास देखरेख करने की जरूरत होती है। तो आप किस प्रकार से करें बरसात के मौसम में गर्भित पशुओं की सही देखरेख और प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रही हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शिवांगी शर्मा। आज मैं आप सभी को गाभिन पशुओं के देखभाल, उनसे जुड़ी बीमारियां, उनसे जुड़े हुए इलाज के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो गाभिन पशु होते हैं उन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ये है कि हम पशु की नेचुरल सर्विस करा रहे हैं या एआई कराते हैं, कुछ भी हम कराते हैं, हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमने किस तारीख को एआई कराई है। उसके 2 से 3 महीने बाद पहले ये बात आप किसी पशु चिकित्सक को बुला के पक्का करवाइए कि आपका पशु गाभिन हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर आपका पशु गाभिन हो गया है तो आपको उसके खान पान का, उसके मैनेजमेंट का, उसके आसपास की जगह का सबका ध्यान रखना पड़ता है। 5वें महीने से हमें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हमारा पशु गाभिन है। तो देखिए, अब हमें उसके खान पान का ध्यान कैसे रखना है। किसान भाइयों, पशु के गर्भित होने के साथ ही गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को आहार की आवश्यकता महसूस होती है। यदि पशु स्वस्थ है तो वृद्धि समुचित रूप से होती है। यदि पशु कमजोर होगा तो बच्चा अपनी मां के रक्त से समुचित आहार ले लेता है, जिससे बच्चा तो बढ़ता रहता है, परंतु मां को समुचित संतुलित आहार न मिलने के कारण वो कमजोर होती चली जाती है, जिसके फलस्वरूप पशु की मांसपेशियां कमजोर हो जाने से हड्डियां दिखने लगती है। कभी कभी तो गर्भावस्था के समय पशु कमजोरी के कारण खड़ा होने में भी असमर्थ हो जाता है। गर्भावस्था में समुचित आहार न मिलने के कारण बयाने के पश्चात पशु के दुग्ध उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। हमको उनके खाने में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना बढ़ाना है। जितना हम 2 तरह के खान पान होते हैं। सबसे पहले मेंटेनेंस का होता है और प्रोडक्शन का होता है। मेंटेनेंस उसको कहते हैं जो हम सारे पशुओं को एक बेसिक चारा, भूसा, दाना देते हैं, रोज देते हैं। उसके ऊपर से जो गाभिन है या जो दूध दे रहे हैं उनको उसके ऊपर से जितना खाना दिया जाता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन राशन। किसान भाइयों, गर्भित पशु को गर्भकाल के समय पूर्ण और संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भित पशु को प्रतिदिन हरा चारा 25 से 30 किलो, सूखा चारा 5 से 6 किलो, खल्ली 1 किलो, खनिज मिश्रण 50 ग्राम, नमक 30 ग्राम और 45 से 60 लीटर स्वच्छ और ताजा पानी प्रतिदिन पीने के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का फीड उनको बढ़ाना है। जैसे हम कंसंट्रेट थोड़ा बढ़ाएंगे, 6वें-7वें महीने में हम जैसे थोड़ा 200-250 ग्राम कंसंट्रेट बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा और लेट होगा, 9वें महीने तक हम कंसंट्रेट और बढ़ा देंगे धीरे धीरे। एकदम से खान पान में परिवर्तन ना करें। आपकी काविंग हो जाए, जब बछड़ा पैदा हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जब बछड़ा पैदा होता है तो कुछ समय, समझ लीजिए 1-2 महीने, जानवर जो है, जो माँ है, जो गाय है, वो ज्यादा खान पान उसका थोड़ा
ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खा पाती, उस वक्त अगर आपको ध्यान देना है कि अगर वो कम भी खाए, अच्छी क्वालिटी का चारा खाए, उसके बाद हमको उनके मैनेजमेंट में चेंज करना है। मैनेजमेंट क्या, नॉन प्रेग्नेंट जानवर और प्रेग्नेंट मतलब गाभिन और नॉर्मल वाला जानवर, उन दोनों के मैनेजमेंट में अंतर होता है। गाभिन जानवरों के लिए हमको जगह ज्यादा चाहिए। जैसे ही आपका जानवर 7वें 8वें 9वें महीने में आ जाए, सबसे पहले तो उन्हें बाकी सारे पशुओं से थोड़ा अलग दूसरे शेड में शिफ्ट करें। अगर नहीं कर पा रहे तो देखें कि बहुत भीड़ भाड़ वाले शेड में वो ना हो, ताकि कभी सींग लड़ाई झगड़े से उनको कोई नुकसान ना हो। और साथ में ये ध्यान रखें कि जिस भी शेड में आप उसे रख रहे हैं वहां एकदम साफ और शुद्ध हो, खाने का प्रोविजन सही हो, कोई भी जानवर बीमार आसपास ना हो। किसी भी तरह का बीमार जानवर का शेड उसके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गाभिन पशु होते हैं उनमें थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है बाकी पशुओं से, तो अगर कोई बीमारी आएगी तो उन्हें जल्दी पकड़ लेगी, इसलिए हमको उनका शेड थोड़ा अलग रखना। गर्भवत पशु के गर्भ का विकास 6 से 7 माह के दौरान तीव्र गति से होता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भवत पशु को चराने के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं घुमाना चाहिए। गर्भावस्था के 7वें महीने के बाद दूध निकालना बंद कर देना चाहिए। उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान देने की जरूरत होती है। पशु जहाँ बंधा हो उसके पीछे के हिस्से का फर्श आगे से कुछ ऊंचा उठा होना चाहिए। बात और ध्यान रखनी है कि जब वो एकदम एडवांस प्रेगनेंसी, एकदम आखिरी में पहुंचे प्रेगनेंसी के, तो उनके आसपास एक अटेंडेंट पूरे टाइम रहना चाहिए। अगर आप घर में पशु पालन करते हैं तो आप खुद भी थोड़ा अटेंटिव रहें कि कहीं रात में काविन तो नहीं हो रही, या फिर किसी और टाइमिंग पे, या फिर आपके पशु को कोई समस्या तो नहीं है। और अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड फार्म है, आप फार्मिंग करते हैं, तो रात में जो भी शेड में, उस शेड में रात में कोई ना कोई चौकीदार या कोई ना कोई पशुपालक रहना ही चाहिए। जो जानवर के ब्याने की प्रोसेस है, जो काविंग है, वो नॉर्मल है तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा हो गया है और काविंग नहीं हो पा रही, आप तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाइए, वो आएंगे और वो काविंग में पूरी मदद करेंगे। अगर आप जानवर कुछ फंस रहा होगा तो वो सिजेरियन ऑपरेशन करके नॉर्मल काफ को डिलीवर करेंगे। पशु को अगर बयाने में कोई परेशानी आए तो नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बयाने के आधे घंटे के भीतर नवजात बच्चे को खिस अवश्य पिलाएं। प्रसव के बाद ही गाय भैंस को 2 से 3 बार काढ़ा, जिसमें अलसी 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाकर उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर पिलाएं। ये काढ़ा पशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यदि पशु प्रसव के 12 घंटे के अंदर जीर नहीं गिराता तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। लेकिन गाभिन जानवरों को और उसके बछड़े को, और जब तक वो प्रॉपर दूध में नहीं आ जाते 1 महीने तक, हमको उनकी बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता है। इसी से हमारा डेयरी फार्म की सक्सेस है। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब तक हुई बारिश के मुकाबले आधी बारिश। बैतूल में श्रावण के 6वें सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़। बैतूल शहर के सबसे प्राचीन अंकलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा का दौर जारी। आज दिन भर होगा भोले बाबा का अभिषेक। इंदौर में गणेशोत्सव के 10 दिन। खजराना गणेश मंदिर का 24 घंटे खुला रहेगा। 1200+ रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मसाला उत्पादन में हल्दी का प्रमुख स्थान है। हल्दी का अच्छा उत्पादन तभी संभव है जब इसमें की जाने वाली समस्त क्रियाएं समय से की जाएं। जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है, उनकी फसल अब बढ़वार की अवस्था पर है।
ऐसे में किसान भाई अपनी फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए इस बारे में जानते हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ HL सागर से। किसान भाइयों, हल्दी से आप और हम भली भांति परिचित हैं और जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है या जो कर रहे हैं, उनकी फसलें इस समय लगभग 1 माह या 35-40 दिन की हो गई होंगी। इसमें खरपतवार भी कई प्रकार के आते हैं और लंबे समय तक ये चलते रहते हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौधा रोपाई के 30 दिन बाद की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। हल्दी की फसल में अधिकतम 3 से 4 गुड़ाई ही करनी होती है। निराई गुड़ाई करते समय अगर हल्दी के कंद बाहर दिखाई देने लग गए हैं तो उनको मिट्टी चढ़ा कर फिर से दबा दें, जिससे कि कंद का विकास ठीक से होने लग जाए। इसके साथ साथ खाद की बची हुई जो शेष मात्रा है, जैसे प्रारंभ में हमने इसकी खेती में सुपर फास्फेट 100 से 150 किलो पोटास एवं 100 से 150 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो शेष बची हुई आधी मात्रा हम 35 से 40 दिनों की अवस्था में मिट्टी चढ़ाते समय हल्दी में और हल्दी की फसल में इसको दे दें और उसके बाद मिट्टी चढ़ा के फसल को पूरी तरह से उस खाद को मिट्टी में मिला दें, जिससे कंदों का विकास अच्छी प्रकार से होगा और हमारा उत्पादन अच्छा हमें प्राप्त होगा। किसान भाइयों, हल्दी के कंदों की रुपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दें। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी की फसल में सिंचाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। ज़्यादा घुलने वाली मिट्टी है या दलदली मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में हमें जल निकास की नितांत आवश्यकता पड़ती है। जल निकास के लिए चाहे हमने रेजेंट बेड पे फसल लगाई हो या बेड बना के फसल लगाई हो, दोनों ही स्थिति में जल निकास नितांत आवश्यक हो जाता है। जल निकास के लिए चाहे आप गेती या फावड़े की सहायता से या डिचर की सहायता से नाली बना के खेत से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें, जिससे पौधे में गलन उत्पन्न ना हो और हमारे जो कंद हैं उनकी बढ़वार ठीक से हो सके, तो ऐसे हमें इसमें प्रबंधन करना चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पत्तियों को दोनों ओर छोटे अंडाकार और अनियमित भूरे धब्बे हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये गहरे पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे में पौधे भी झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग की पहचान करके रासायनिक तरीके से प्रबंधन के लिए कार्बनडाजिम या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से इस रोग से हम हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में पानी का भराव ज़्यादा होता है या नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसे स्थानों पर कंद में गलन शुरू हो जाती है, जिसे हम कंद गलन नामक बीमारी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी हम ऐसे स्थानों पे ऐसे पेड़ जो चिन्हित कर लें जो जिसमें पानी भरा हुआ ज़्यादा रहता है या नमी ज़्यादा है, उन स्थानों पर भी हम मैनकोजेब या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से हम इस बीमारी का भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक कीट और देखा गया है, सूट बोरर। इस सूट बोरर के आक्रमण के कारण पौधा सूखने लगता है और पौधे में पीलापन आने लगता है। अगर हम इसकी मेन पत्ती जो बीच वाली पत्ती उसको खींचेंगे तो वो इसके प्रकोप के कारण गली हुई सी महसूस होती है और पौधे की बढ़वार इससे रुक जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए इंडॉक्सीकार्ब नामक दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसके स्प्रे करने से इस कीट से हमारी फसल को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सलाह आपको दी है, इन सब कृषि क्रियाओं को आप अपनी हल्दी की खेती में अपना करके
अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। भगवान के 24 घंटे कर सकेंगे दर्शन, मंदिर प्रबंधन समिति ने लिया निर्णय। भोपाल में राम वन गवन पथ के लिए बनेगी एक्सपर्ट्स कमेटियां, पर्यटन कैबिनेट में आएगा मामला। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट के लिए 23 जगहों का हुआ चयन। भोपाल में स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, लाल परेड ग्राउंड में समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में किसान खरीफ के मौसम में विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, लेकिन इस फसलों में मुख्य रूप से सफेद लट कीट का प्रकोप देखा जाता है। इस कीट का आतंक इतना खतरनाक होता है कि कई बार तो इस कीट के कारण पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है और किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने राज्य में सबसे ज़्यादा जो खरीफ की मेनली जो फसल होती है 70% तक लोग खरीफ की फसल को लेते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़ेद लट है उसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। और सफ़ेद लट है पॉलीफेगस है, वो सारी क्रॉप्स जैसे कि बाजरा है और मूंगफली है और जो और अपनी दलहनी फसलें हैं उनकी मेन जड़ों को काट के नुकसान पहुंचाती है। और सफ़ेद लट का नुकसान लगभग 70% तक ये पूरी क्रॉप को ख़त्म कर देती है। किसान भाइयों, सफेद लट का प्रकोप आपने कई सारे जिलों में देखा होगा और इस कीट का प्रकोप साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सी बार तो इस कीट के आक्रमण के कारण पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है और ऐसे में किसानों को फसल में लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। फिर ये कैसे इसको फसल को नुकसान पहुंचाती है, ये जो मेन फसल जब तक इसके अंडे पकते हैं तब तक 15 दिन का टाइम निकल जाता है। 15 दिन तक अपनी फसल है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और मेन जड़ को ये काट देती है, इससे पूरा पौधा मर जाता है। और कभी कभी तो ये 70% तक नुकसान पहुंचाती है। मूंगफली के खेत खाली कर देती है। इसका अब ज्यादा प्रकोप बाजरे की फसल में भी आ रहा है। जो इसका जीवन चक्र है वो लगभग 2 महीनों का है। ऐसे करके ये फिर जमीन में रेस्टिंग स्टेज में रहती है। नेक्स्ट ईयर जैसे ही बारिश होगी उसके साथ उसकी अडल्ट निकलेगी और डैमेज करेगी। फसलों में सफेद लट की इस गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर सफेद लट कीट का नियंत्रण करें ताकि इससे होने वाली हानि से बचा जा सके। इसलिए किसान भाइयों से ये है कि इसकी जैसे ही बारिश होती है, मानसून की पहली बारिश होती है, उसी के साथ इसकी अडल्ट जिसको भ्रंग बोलते हैं वो निकलती है। उनको ही अगर मैनेजमेंट उनका प्रबंधन कर लिया जाए तो सफ़ेद लट का जो नुकसान है उसको 50% तक कम किया जा सकता है। तो पहली बारिश के साथ आपको शाम को और भ्रंग निकलने का जो टाइम है 7:30 से लेकर 7:45 तक इसकी सफ़ेद लट की भ्रंग निकलती है। और ये होस्ट ट्री है, इसके होस्ट ट्री कौन से, जो नीम है, बबूल है, खेजड़ी है, जामुन है, बेर है, इन पे ये शाम को निकल के बैठती है। तो जहाँ जैसे ही बारिश हुई, बारिश होने के 2 दिन बाद में होस्ट ट्री, नीम, जामुन, इन पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। जैसे फिप्रोनिल है, क्लोरोफायरिफोस है, इनकी डोज 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना चाहिए। जैसे रात को भ्रंग निकलेगी और पत्तियों को खाएगी तो वो मर जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो अंडे देने वाली स्टेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये तो सफेद लट का पहले प्रबंधन है। सफेद लट से फसलों को बचाने के लिए भृंग नियंत्रण सबसे सस्ता, कारगर और दूरगामी प्रभाव वाला उपाय है। साथ ही इससे पर्यावरण प्रदूषण से भी बचा जा सकता है।
क्योंकि लट नियंत्रण की तुलना में भृंग नियंत्रण में प्रति हेक्टेयर कीटनाशकों की मात्रा बहुत ही कम लगती है। इसके अलावा गर्मी की गहरी जुताई करें, जिससे सुषुप्तावस्था में पड़े प्यूपा सूर्य की तेज रोशनी से नष्ट हो जाए या परभक्षी पक्षियों द्वारा खा लिया जाए। खेत में हमेशा अच्छी सड़ी खाद काम में लेवें। सबसे पहले आपको बीटल का मैनेजमेंट करना है। उसके लिए होस्ट ट्री है, उनपे इमिडा क्लोरोपिड 17.8 SL 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। कार्बेराइल का स्प्रे करना चाहिए और मोनोक्रोटोफोस है, उसकी डोज भी 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। और साथ ही में फेरोमोन ट्रैप भी लगाना चाहिए 15-15 मीटर की दूरी पे, तो उसमें सफेद लट का जो भृंग है वो आ जाएंगे और उनकी मैटिंग नहीं होगी। इससे एग वाली स्टेज को हटाया जा सकता है। सेकंड जो है ग्रब का मैनेजमेंट करना चाहिए। ग्रब ही डैमेज करती है, के लिए सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहले इमिडा क्लोरोपिड 600 FS है, उसकी डोज है 6.5 ml पर kg सीड मिला के करना चाहिए। दूसरा जो इंसेक्टिसाइड है वो क्लोथिडीन है 50 WG, उसकी मात्रा 2 ग्राम पर kg सीड में मिला के ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद में सीड ट्रीटमेंट के बाद में खड़ी फसल में अटैक होने के बाद में सॉइल ड्रेंचिंग की पौधे के पास में इंसेक्टिसाइड को डालना, क्योंकि ये डैमेज जमीन के अंदर कर रही है, जड़ के पास कर रही है, इसलिए दवाई का जड़ के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरिया, जिला सागर के मुकेश साक्य ने। आपने फलों की उन्नत किस्मों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत में फलों की खेती माल निर्यात करने के लिए एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र है और इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय राजस्व की अच्छी मात्रा में कमाई करता है। अगर उन्नत तकनीकों को अपनाकर किसान खेती करे, इस दायरे को और बढ़ा सकते हैं। आम की किस्मों की बात करें तो सघन बागवानी के लिए आम्रपाली, गुलाब खस, मलिका का नाम प्रमुख तौर पर आता है। इसी तरह सामान्य बागवानी के लिए जर्दालू, मालदा, दुधिया, मालदा, सिपिया, लंगड़ा, दशहरी, पहाड़ फर, सिंदुरिया, रत्ना, मंजीरा, सबरी, राजेंद्र राम सिंधु आदि को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद की लोकप्रियता कम नहीं, इसकी बागवानी भी सघन और सामान्य दोनों रूप में की जाती है। इसकी उन्नत प्रजातियों में इलाहाबादी सफेदा, पंत प्रभात, लखनऊ 49, ललित, श्वेता, मृदुला, सीडलेस अमरूद, नासिक धारदार, पंजाब पिंक, अर्का अमूल, एप्पल, गुआवा, चित्तीदार आदि प्रमुख किस्में हैं। इन किस्मों की खेती आप कर सकते हैं। अगर केले की उन्नत किस्में की बात करें तो इसकी खेती सब्जी और फल दोनों के लिए की जाती है, जिसमें सब्जी वाले केला किस्में बतीसा, मुठिया, कचकेल आदि प्रमुख है। वही फलों के लिए अल्पान, चंपा, मालभोग, रोबस्टा, चिनिया, डवार, कावेडेंस, चीनी चंपा, बरसाई आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। पपीते की किस्मों की बात करें तो पूसा, डेलेसियस पूसा, मैजेस्टी पूसा, जॉयनट पूसा, ड्वार्फ पूसा नन्हा, CO1, रेडी लेडी 786, कुर्क हनी, वाशिंगटन, कोयम्बटूर आदि में से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो इसमें कागजी नींबू के लिए पूर्वी कागजी नींबू, विक्रम, प्रामलिनी, सलेक्शन 49, सीडलेस आदि प्रमुख है। वही नींबू के लिए नेपाली, ओवलांग, पंत लेमन, आसाम लेमन, गंधराज, बारामसी आदि प्रमुख किस्में हैं। वही अनार की बात करें तो इसकी खेती का दायरा भी हमारे क्षेत्र से बढ़ रहा है। इसकी उन्नत किस्मों में गणेश, भगवा, रूबी, सुपर भगवा आदि प्रमुख किस्में हैं। इनकी खेती भी सघन और सामान्य तौर पर कर सकते हैं। बागवानी करने से पहले कुछ बातों पर खास ध्यान दें, जैसे पेड़ों की किस्में हमेशा भूमि के अनुसार ही चुनें। कम उपजाऊ भूमि में कलमी आम नहीं लगाएं। ऐसे स्थान में अमरूद आदि कठोर किस्में ही लगाएं। इसी प्रकार थोड़ी रेह वाली और खराब जमीन में लिसोड़ा, बेर, आंवला आदि के पेड़ ही लगाएं। पानी ठहरने वाले स्थान में तुरमिले फल के पेड़ जैसे संतरा, माल्टा, नींबू आदि नहीं लगाएं।
किस्म का चुनाव उस स्थान की जलवायु के अनुसार ही करनी चाहिए। वहीं नए पौधों को भी विश्वसनीय संस्थाओं से ही खरीदना चाहिए ताकि स्वस्थ और शुद्ध क्वालिटी के पौधे मिल सके। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5011512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।